So today we are going to start one new topic, that is active and passive voice. Active and passive voice. In our previous video, I already told you that you must be having good knowledge of four topics that I have told you. First is tenses, second is modal verb, third is preposition, and fourth is active and passive. So I have already taught you tenses, modal verbs, prepositions. So our today's topic is active and passive voice. Active and passive voice. Say it loudly. Active and passive voice. ठीक है? तो बेसिकली आपने न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगजीन्स या बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ देखी होगी कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे हमने ग्रामर के रूल्स में पढ़ा कि यार हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ा है ना, हर टेंस की अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू, जैसे मैंने आपको इंडेफिनिट पढ़ाया था प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई हैव टॉट यू कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, है ना, या एस और ईएस जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। उसके बाद हमने उसके अन्य पार्ट पढ़े थे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर सिमिलरली हम आगे बढ़े थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में गए थे तो इज एम आर पढ़ा था, परफेक्ट में गए थे तो हैज हैव पढ़ा था, है ना। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गए थे तो हैज बीन और हैव बीन पढ़ा था। फिर पास्ट में आए थे तो डिड पढ़ा था, फिर वाज वर पढ़ा था, फिर हैड पढ़ा था, फिर हैड बीन पढ़ा था, है ना। सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं आपको। फिर फ्यूचर में हम लोग गए थे तो विल और शैल का यूज हमने किया, राइट। यस तो मैं अभी थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने क्या बोला कि एक्टिव में आपको पढ़ा चुका हूं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि यार एक्टिव आप पढ़ा चुके हो तो आपने कब पढ़ा है, टॉपिक तो अब स्टार्ट हो रहा है। देखो जितने भी टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं, जितने भी टेंसेस मैंने आज तक आपको पढ़ाए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो सारे किस फॉर्म में हैं? एक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में? एक्टिव फॉर्म में। अब हम एक्टिव पैसिव अगर बोल रहे हैं तो एक्टिव हम ऑलरेडी जानते हैं। एक्टिव का मतलब क्या है, इसको एक तरीके से समझो डायरेक्ट। क्या समझो? डायरेक्ट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चाहे प्रेजेंट का वाक्य हो, पास्ट का वाक्य हो, फ्यूचर का वाक्य हो, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जितने भी डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपने किए हैं वो एक्टिव है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? डायरेक्ट से क्या मतलब है मेरा? डायरेक्ट से मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला राम बाजार जाता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, राम बाजार, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, राम बाजार जाता है, ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। इसमें करने वाला कौन है? एक्शन कौन ले रहा है? राम ले रहा है। तो राम इज डायरेक्टली टेलिंग अबाउट दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट। दैट इज व्हाई ये क्या है? डायरेक्ट है, या इसको हम क्या बोल देंगे? एक्टिव है। अब जब हम पैसिव पढ़ेंगे तो पैसिव में थोड़ा चेंजेस होंगे। अब राम गोज टू द मार्केट है जैसे उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो उसको पैसिव में कैसे बनाएंगे वो अभी हम समझेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक्टिव का मतलब समझा रहा हूँ। एक्टिव का मतलब क्या है? जो आपका सब्जेक्ट है वो सबसे आगे है और वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज गोइंग टू द मार्केट, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना, या सीता इज डांसिंग, कुछ भी आप बोलो, तो उसमें क्या कर रहा है? सब्जेक्ट आपका जो है चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। वो क्या है? वो एक डायरेक्ट चीज है। आपका सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का जो एक्शन है उसको डिफाइन कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्टिव का मतलब जो डायरेक्ट सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आपने सीखा है वो हम पढ़ चुके हैं। समझ रहे हो बात को? यस सर। अब यानी इस टॉपिक का मतलब क्या है? आपको सीखना क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। क्या सीखना है? पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस सीखना है तो पहले जरा बेसिक में बातें कर लेता हूं उसके बारे में। जैसे आपने थोड़ी देर पहले में बोला था, न्यूज़पेपर है, आर्टिकल्स हैं, मैगजीन्स हैं, या आपने कमेंटेटर्स को अक्सर बोलते हुए सुना होगा, या कई बार वो कमेंट्री करते हैं तो आपने इस टाइप की चीजें सुनी होंगी। या जैसे कोई सेलिब्रिटी है वो इंटरव्यू दे रहा होगा, हमने एक बार रोल प्ले भी किया था, तो उसमें कई बार सेलिब्रिटी क्या बोलते हैं? आई एम टोल्ड बाय द डायरेक्टर, आई एम टोल्ड बाय द डायरेक्टर। लेट्स से आगे को कुछ भी है,
आई एम टोल्ड बाय द डायरेक्टर टू डू दिस एक्शन या टू परफॉर्म दिस एक्शन, तो आई एम टोल्ड। अब आप बोलोगे सर हमने टेंसेस में पढ़ा था यार, इज एम आर का जो यूज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। अब एम के साथ यहाँ पे आप थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो वर्ब की, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? इसी को समझने के लिए हमें एक्टिव पैसिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या कई बार आपने देखा होगा ऐसा लिखा जाता है, आई वॉज इन्फॉर्म्ड लिखा जाता है कई जगह पे, या यू आर इन्फॉर्म्ड लिखा जाता है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लो, यू आर इन्फॉर्म्ड, कई जगह पे ये लिखा जाता है। अब आप बोलोगे सर आर लिखा है साथ में इन्फॉर्म्ड लिखा है, थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, ये कैसे पॉसिबल है? यार आर के साथ तो आईएनजी आना चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कांसेप्ट है, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? पैसिव वॉइस। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये बोला जाता है, अब इस पे आते हैं, जरा इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है भाई, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया। जब हमें डायरेक्ट कोई चीज बोलना आता है तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मैंने बोला, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला लेट्स से वेदिका पढ़ाई कर रही है, क्या बोला मैंने? वेदिका पढ़ाई कर रही है। अब इसको समझो, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले इस पे आते हैं। मैंने बोला वेदिका पढ़ाई कर रही है, क्या बोला मैंने? वेदिका पढ़ाई कर रही है। अब इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सिंपली इंग्लिश क्या हो जाएगी? वेदिका इज स्टडीइंग या रीडिंग, कुछ भी आप बोल लो, है ना? वेदिका इज स्टडीइंग हो जाएगा, पढ़ रही है। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जब मैंने बोला वेदिका पढ़ाई कर रही है, साथ के साथ आपको नोट भी करना है जो मैं लिखा रहा हूं, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा। जब मैंने बोला वेदिका पढ़ाई कर रही है, तो कुशाल मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस को क्या आप किसी अलग तरीके से बोल सकते हो? यस सर। बताओ। सर वेदिका पढ़ रही है। वेदिका पढ़ाई कर रही है, इसको किसी अलग तरीके से कोई बोल सकता है? कोई बताएगा मुझे? सोच सकता है कोई? प्रखर? सर पढ़ाई वेदिका द्वारा कर रही है, हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। कुशाल ने बोला पढ़ाई वेदिका द्वारा हो रही है, तो यहाँ पे सेंटेंस है वेदिका सब वेदिका के द्वारा पढ़ाई की जा रही है। ऐसे बोल सकते हैं, पढ़ाई वेदिका के द्वारा की जा रही है, की जा रही है। रही है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को बड़े गौर से देखो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? वेदिका पढ़ाई कर रही है। सेकंड में मैंने क्या लिखा? पढ़ाई वेदिका के द्वारा की जा रही है। तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? यस सर। क्या डिफरेंस है? के द्वारा। द्वारा तो ठीक है, द्वारा तो आपका आया हुआ है उसमें, लेकिन बेसिकली डिफरेंस अगर आप मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग के सेंस में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों का मीनिंग एक ही निकल के आता है। अगर मैं बोलूं कि वेदिका पढ़ाई कर रही है, तब भी हमें समझ पा रहा है हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई वेदिका के द्वारा की जा रही है, तब भी हमें समझ में आ रहा है कि यार बात तो यही की जा रही है, बस कान को ऐसे ना पकड़ के घुमा के पकड़ जा रहा है। सेंस वही है, सेंस वही है, मीनिंग वही है। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी फिर? भाई जब हम इसको सीधे सीधे डायरेक्टली बना सकते थे कि वेदिका इज स्टडीइंग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, रही है, हमने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में क्या आ जाएगा? आईएनजी आ जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कॉन्सेप्ट है, साथ में क्या आ जाएगा? इज एम आर आ जाएगा। सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन है तो इज लग जाएगा। वेदिका इज स्टडीइंग, वेदिका इज रीडिंग, हम डायरेक्टली इसका ट्रांसलेशन कर लेते थे। तो अब मैं जब ये कह रहा हूँ पढ़ाई वेदिका के द्वारा की जा रही है, तो उसकी अंग्रेजी बनाओ जरा। Studying is done by Vedika. Study is doing by Vedika. अब देखो, अब सुनो, बात क्या है? अगर आप इसको टेंस के रूल के हिसाब से बनाना चाहोगे, तो टेंस के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा? अगर मैं टेंस के रूल की बात कर रहा हूँ, अभी पैसिव की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसिव पे मत जाओ, अभी मैं टेंस से ही समझा रहा हूँ आपको। तो सब्जेक्ट इस हिसाब से क्या हो गया? वेदिका, ये सॉरी पढ़ाई हो गया इसका,
तो पहले अंग्रेजी किसकी बनाते हैं? पढ़ाई। subject की बनाते हैं। तो भाई पहले स्टडीइंग पहले आएगा, फिर इसका मतलब है ना, या स्टडी पहले आ जाएगा, फिर वैदिक आ जाएगा, तो इसका टेंसेस की मदद से ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसको क्यों हमें पढ़ने की जरूरत है, ये समझा रहा हूं कि जब एक सेंटेंस को बोलने का दूसरा तरीका अगर अवेलेबल है तो दैट मींस उसका ट्रांसलेशन का तरीका भी अवेलेबल होगा। ट्रांसलेशन का तरीका अवेलेबल होगा, लेकिन उसको आप टेंस की मदद से नहीं कर सकते, क्योंकि टेंसेस की मदद से जितने भी आपने स्ट्रक्चर बनाने थे ऑलरेडी वो आप बना चुके हो, लेकिन इस टाइप के फॉर्मेट, इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप टेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। So that is one rule. इसीलिए क्या जरूरत पड़ी भाई, जब एक सेंटेंस को बोलने का दूसरा तरीका होगा तो दैट मींस उसको ट्रांसलेट करने का तरीका भी दूसरा होगा। फिर अब मुझे एक चीज और बताओ, जैसे मैंने ये दो इसका टाइप लिखे, क्या कोई अलग तरीके से इसको और बोला जा सकता है? किसी के दिमाग में आ रहा है कि कुछ अलग तरीके से इसको और बोला जा सकता है? वेदिका पढ़ाई कर रही है, उसको दूसरे तरीके से हमने लिखा पढ़ाई वेदिका के द्वारा की जा रही है। क्या इसको अलग तरीके से और भी आप बोल सकते हो? हिंदी में सोचो और बोल सकते हो? इन हिंदी नहीं बोल Sir, in Hindi. इन हिंदी और इन इंग्लिश No, sir. नहीं बोल सकते। तो दैट मींस वी गॉट टू नो दैट देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। दो तरीके से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया जाता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। यानी दो तरीके से आप स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का बना सकते हैं, दो से ज्यादा उसके पैटर्न हो ही नहीं सकते बोलने के। हमारी बात समझ में? जी सर। दो पैटर्न हो सकते हैं, दो से ज्यादा पैटर्न नहीं हो सकते हैं। अब जब दूसरा पैटर्न ये है और जो कि आपके टेंसेस के रूल में कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कुछ नया रूल बनाना पड़ा, और वो नया रूल क्या है? Passive voice. पैसिव वॉइस। आया समझ में? Yes sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes यस सर। पैसिव वॉइस क्या है, Yes sir. क्यों इसकी जरूरत पड़ी? भाई एक सेंटेंस को बोलने का दूसरा तरीका अवेलेबल है ना, जब दूसरा तरीका अगर अवेलेबल है तो उसको ट्रांसलेट भी तो करना पड़ेगा फिर। Yes, लेकिन sir. वो ट्रांसलेशन क्या है? टेंसेस की मदद से आप प्रैक्टिकली उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, तो दैट मींस यू नीड टू डिस्कवर अ न्यू रूल दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। Voice. एक्टिव आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन टेंसेस जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं वो सारे एक्टिव फॉर्म में। नाउ इट्स टाइम टू लर्न पैसिव वॉइस। आ रही बात समझ में? Yes sir. यहां तक क्लियर है? Yes sir. पैसिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव क्यों बोलते हैं और पैसिव क्यों बोलते हैं ये मैंने बता दिया। एक्टिव इसलिए बोला जाता है, जैसे मैंने अभी बताया, कि जो सब्जेक्ट है वो चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, या आगे की जो एक्सप्लेनेशन है वो सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है। जैसे मैंने बोला वेदिका पढ़ाई कर रही है, दैट मींस वेदिका इज सब्जेक्ट एंड वेदिका का जो एक्शन है वो हम आगे बता रहे हैं। हम इस पे प्रेशर किस पे डाल रहे हैं? सब्जेक्ट पे डाल रहे हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है? अगर एक्टिव ये है तो फिर पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो, जैसे बेसिकली आप इसको ऐसे समझो, जो एक्टिव वॉइस का आपने जो फॉर्मेट पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, आप इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या किसी भी चीज का अफर्मेटिव ले लो, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? जब हम ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होती है। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर क्या आती है आपकी? मेन वर्ब आती है। अब मेन वर्ब की फॉर्म कोई भी हो सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है भाई। जैसे अमूमन आपकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज होगी, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ऐसा टेंस है जहां पे आपकी V2 यूज होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है। Yes sir. सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है? V2. V2 यूज होता है। अदर में क्या यूज होता है? V1 और V3 का ज्यादा यूज होता है। जैसे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग पहुंचते हैं तो हम V3 की बात करते हैं, राइट? Yes sir. है ना? और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो V2 की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम लोग बात करें, अफर्मेटिव की या नेगेटिव की, इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव की, तो हम लोग V1 की बात करते हैं। ठीक हो गया? तो सब्जेक्ट होता है, मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर मेन वर्ब होता है, और लास्ट में क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में या ट्रांसलेशन में, ये आपने पढ़ा हुआ है। Yes sir. तो पैसिव वॉइस में फिर कैसे सेंटेंस बनेगा? डू यू हैव एनी आइडिया? कोई बताएगा पैसिव वॉइस में कैसे बनता है? Sir. यस Sir, when we are converting active into passive voice, so the main verbs
form which is given in active voice, which we have to convert into passive voice, that is converted by V3. ठीक है, ये तो वर्ब की फॉर्म की बात होती है। Yes sir. अब स्ट्रक्चर क्या होगा? Do you have any idea स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस? जैसे एक्टिव वॉइस का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। क्या होगा? प्रकार क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताओ? पैसिव वॉइस का थोड़ा आइडिया है, कभी पढ़ाया गया आपको? नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? ये तो रूल आप बता रहे हैं, जरूरी थोड़ा ही इज़ेमारी लगेगा। जब मैं ऐसे ऐसे बना देता हूं, बात वो नहीं। बेसिकली क्या होता है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ को देखो। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सबसे आगे। क्या आता है? ऑब्जेक्ट सबसे आगे। अभी मैं समझाऊंगा ना, जैसे एक्टिव का मतलब मैंने डायरेक्ट बताया था थोड़ी देर पहले, याद है? Yes sir. कि भाई सब्जेक्ट आपकी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में क्या होगा कि सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? Main verb. मेन वर्ब, बीच में हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब मेन वर्ब अभी फॉर्म भी क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। मेन वर्ब समझ लो फिलहाल के लिए, और लास्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब देखो, अब स्ट्रक्चर बदल गया, अपोजिट हो गया। यहाँ पे क्या होता, हम सब्जेक्ट क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या सब्जेक्ट क्या चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब पैसिव वॉइस में हम किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। और जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको एग्जांपल बताया था, वेदिका पढ़ाई कर रही है। अब मैंने क्या बोला उसके बाद दूसरा तरीका उसका क्या बोला? पढ़ाई की जा रही है वेदिका के द्वारा। यही तो वर्ड पढ़ा हमने, पढ़ाई की जा रही है वेदिका के द्वारा। वेदिका के द्वारा। ये हमने कैसे पढ़ा था हिंदी में? तो आप देखो इसमें प्रेशर किस में है, इसमें ध्यान किस पे दे रहे हैं, फोकस किस पे हमारा? ऑब्जेक्ट पे। पढ़ाई की जा रही है। यहाँ पे क्या था? वेदिका पढ़ाई कर रही है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट पे इंटेंशन ज्यादा दे रहे थे कि वेदिका पढ़ाई कर रही है, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? पढ़ाई वेदिका कर रही है। अब मेरा फोकस किस पे हो गया? पढ़ाई पे, ऑब्जेक्ट पे हो गया। अब सब्जेक्ट है नहीं है उस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। इससे एक चीज और कंक्लूजन निकल के आता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका जिस भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी सेंटेंस का आपका पैसिव वॉइस बनता है। अरे बात समझ में? यस सर। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बना होगा। रीजन का कारण क्या है? देखो मैंने बताया ना कि पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, स्ट्रक्चर ये होता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर ये है, पैसिव का स्ट्रक्चर ये है। यानी आपको स्टार्ट किससे करना है सेंटेंस? ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव में अगर कोई सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट मींस उसका पैसिव वॉइस प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला वो जाता है, वह जाता है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? ही वेंट। गया नहीं, वह जाता है, ही गोज होगी। अब ही गोज में कोई ऑब्जेक्ट है? अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? सब बनेगा ही। बनेगा ही नहीं। तो यहां से हमें एक चीज क्या समझ में आई कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट सबसे आगे रखना है। तो दैट मींस यू नीड ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। इफ यू वांट टू क्रिएट अ पैसिव वॉइस ऑफ अ सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस, दैट मींस यू नीड ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है दैट मींस यू आर नॉट एबल टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ दैट सेंटेंस। गेटिंग द पॉइंट? अरे यस सर। टेंसेस के रूल हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए हैं ना? प्रेजेंट का कैसे बनता है, स्ट्रक्चर पास्ट का कैसे बनता है, फ्यूचर का कैसे बनता है ना? अब हमें क्या करना है, उन्हीं को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जरा 2-3 एग्जांपल से समझते हैं। कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं रैंडम। हम पहले उसका हिंदी में पैसिव वॉइस बनाएंगे, फिर रूल्स पे बाद में आएंगे कि उसके रूल कैसे होंगे और किस तरीके से उनका ट्रांसलेशन होगा, कैसे वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे, उसमें बाद में आएंगे। जैसे मैं पहला सेंटेंस पूछता हूँ, कुछ भी मैं बोल देता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं बाजार जाता हूँ, इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए? हिंदी में बताओ। मैं बाजार जाता हूँ, इसका पैसिव वॉइस बताओ, हिंदी में बताओ।
इसको दो तरीके से बोला जाता है ना। बाजार मेरे द्वारा जाया जाता है। बाजार जाया जाता है मेरे द्वारा, यही तो होगा। जी सर। जैसे इसने बोला हर्षित ने, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। वेदिका ने बोला मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इसका कैसे होगा? पैसिव कैसे होगा? स्कूल जाया जा रहा है वेदिका के द्वारा, यही तो होगा। और कोई तीसरा तरीका इसका प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई ट्रांसलेशन जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसके सारे पार्ट्स भी हमने पढ़े हुए हैं, तो पैसिव वॉइस में फिर क्या हमें दोबारा रूल्स पढ़ने पड़ेंगे? पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन वो रूल्स ऐसे होंगे, बहुत इजी रूल्स होंगे, मतलब उसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि टेंसेस की नॉलेज आपको ऑलरेडी है। टेंसेस आपको आते हैं, क्या प्रेजेंट में ये रूल अप्लाई होता है, पास्ट में ये रूल अप्लाई होता है, फ्यूचर में ये रूल अप्लाई होता है, दैट यू नो वेरी वेल। वो आपको पढ़ाया गया है और वो आपको होपफुली आता भी है। मेरी समझ के हिसाब से तो आपको आता है, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में सेंटेंसेस, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। तो दैट मीन्स आपको टेंसेस की कमांड आप लोगों की अच्छी हो गई। तो पैसिव वॉइस को कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, कुछ नहीं है। जो आपने ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है, जो आपने ग्रामर पढ़ी हुई है, टेंसेस पढ़े हुए हैं, उसी का थोड़ा मॉडर्न फेस समझ लो, मॉडर्न वर्जन समझ लो, थोड़ा बहुत इधर का उधर होगा इसमें। लेकिन एक एडवांटेज है जो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, जब मैंने बोला कि पैसिव वॉइस इसका कैसे होगा, क्या होगा पैसिव वॉइस के बारे में किसको पता है, तो आपने मुझे कुछ रूल बताया था, वही रूल अब मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें एक एडवांटेज है आपके लिए। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, देखो एक्टिव वॉइस में जब आप ट्रांसलेशन करते हो या कोई भी आप टेंसेस पढ़ते हो, तो आपको बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़नी पड़ती है, भाई इज एम आर पढ़ते हो, वॉज वर पढ़ते हो, हैज हैड पढ़ते हो, हैज बीन हैड बीन पढ़ते हो, हैड बीन पढ़ते हो, सिंस और फॉर लगाते हो, दुनिया भर की चीजें आप लोग करते हो। और इन्होंने वर्ब की बात की थी, इन्होंने बोला सर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे एडवांटेज, आप ही की बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ, मुशाफिर की बात को। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि आप कोई सा भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको वर्ब्स की बहुत सारी फॉर्म्स के बारे में, कहाँ पे फर्स्ट लगानी है, कहाँ पे सेकंड लगानी है, कोई टेंशन ही नहीं है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का रूल बोलता है कि जो भी आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करोगे, आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड यूज करनी है। तो एक टेंशन बहुत बड़ी आपकी कम होगी, यार कहाँ पे फर्स्ट लगनी है, कहाँ पे सेकंड लगनी है, कहाँ पे थर्ड लगनी है, ऐसा कोई झंझट ही नहीं। अरे बात समझ में? आपको क्या लगानी है? सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आप किसी भी स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगले वीडियो में हम इसके रूल्स को समझेंगे, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। यस सर। थैंक यू।